जो आपका चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसमें नेचुरल सा बात है, देयर आर टू पार्ट्स। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में आपके दो पार्ट्स है। एक पार्ट हो गया आपका मनी का, दूसरा पार्ट हो गया बैंकिंग का। बोलते क्या बात बोला भैया, मजा आ गया। ठीक है, तो मनी वाला पार्ट में मैं बोलूंगा एक पार्ट है बेसिक्स वाला। अच्छा, जिसका नेशनल इनकम का प्रैक्टिस और वो सब बाकी है, तनिक होल्ड करिएगा, करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लेने का। तब तक आप लोग अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहो, जिसका भी थोड़ा सा क्लासेस हुआ है। ठीक है, बाकी लोग जो लोग का हुआ नहीं, वो लोग वेट करो, करवा देगा। ठीक है, बट अगर मैं दूसरा कोई क्लास शेड्यूल करूंगा तो दैट विल बी फर्स्ट ऑन आईडी चैप्टर नंबर 2, क्योंकि वो मैंने शुरू कर दिया था। और अच्छा, ऑनलाइन सेशन भी करवाना है। ठीक है, वो भी होगा। बेसिक्स हो गया। दूसरा हो गया ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक्स, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स वाला पार्ट जो है, ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, मनी वाला पार्ट का। बेसिक्स की मनी होता क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, बार्टर सिस्टम से मनी कैसे बेटर है, ये सब पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया। ये वाला बहुत बेसिक पार्ट है जो कि आप लोग खुद से भी कर सकते हो। इसमें मतलब टाइम इन्वेस्ट करना मतलब कोई मतलब वाला चीज नहीं है, बट ऐसा बात नहीं है कि उसको छोड़ दोगे। ठीक है, बट उसके पहले भैया, मनी एंड बैंकिंग जो है वो कितने मार्क्स का आता है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि मनी एंड बैंकिंग MNB जो है आपका, वो कितने मार्क्स का आता है, तो वो आता है आपका 5 मार्क का क्वेश्चन, एग्जाम में बोल रहा हूँ। बट हाँ, नाउ द थिंग्स माइट बी चेंजिंग, because term 1 would be more of MCQs. So we actually don't know कि कौन से चैप्टर्स एक्चुअली MCQ होंगे और कौन से चैप्टर्स थियरी रहेंगे। वी हैव टू वेट फॉर दिस मंथ टू गेट ओवर एक्चुअली। तो मैं बोलूंगा कि अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, तो कोई पैनिक करके मतलब नहीं है। फॉर CBSE पीपल, फॉर सेवा पीपल इट्स द स्टैंड अलोन थिंग, तो कोई ऐसा कोई चेंज वाला बात नहीं है। आप लोग के लिए थोड़ा थोड़ा मार्क्स बढ़ जाता है हर चैप्टर में, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। तो टर्म 1 के लिए वेट करना पड़ेगा कि जो टर्म 1 दिसंबर में आपका होगा, ठीक है, विच विल बी प्योरली MCQ बेस्ड, उसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, उसके मैं हिसाब सिलेबस नहीं बताएंगे क्या वो लोग? बताएंगे। बोला तो है कि वो लोग इस मंथ के अंदर बताने का बात है कि क्या क्या है। और सिलेबस रिडक्शन भी है, तो वो सिलेबस रिडक्शन का आशा तो हम करता नहीं है, बट बोलने के लिए तो वो भी बोला है कि सिलेबस रिडक्शन वाला पार्ट जो है वो भी बोलेगा। तो मतलब मैं यही बोलूंगा आपको कि अगर आप लोग पैनिक कर रहे हो तो करके कोई मतलब नहीं है पैनिक, पहला बात। अगर कोई करवा रहा है तो भी करके मतलब है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट नो बडी नोज अबाउट द करेंट सिनेरियो। इससे अच्छा मैं बोलूंगा कि अगर हाँ किसी के एग्जाम्स वगैरह है तो आप लोग अपने एग्जाम्स के हिसाब से करो। अदरवाइज ये जस्ट मतलब स्टडी द वे इट इज गोइंग ऑन, मतलब फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट थिंग फॉर दिस मंथ एटलीस्ट। फिर नेक्स्ट मंथ में अगर कुछ क्लैरिफिकेशंस आ गए, देन फोकस ऑन द वे। मतलब उसके बाद क्या क्लैरिटी आ जाएगा, फिर अपन एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इतने पैनिक वाला बात ही नहीं है, मतलब कोई पैनिक वाला चीज है ही नहीं। जैसा अपन को बोलेंगे CBSE, उस हिसाब से अपन प्रिपेयर कर लेंगे। तो ऐसे कोई लोड वाला और कोई स्ट्रेस वाला बात नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, बट किसी किसी के एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्स में जैसे सब लोग करवा रहे हैं वैसे करा लेते हैं, बट उसके अलावा कोई डरने वाला बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक मनी एंड बैंकिंग में मनी का दो पोर्शंस है, एक बेसिक्स है और एक डिफरेंट टॉपिक्स वाला पार्ट है। और बैंकिंग में देखो, बैंकिंग में देखिए है मेनली दो टाइप के बैंकिंग स्ट्रक्चर्स है। एक हो गया आपका कमर्शियल बैंक्स, और एक हो गया आपका सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, एक हो गया कमर्शियल बैंक, दूसरा हो गया सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक, और तीसरा एक टॉपिक मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो वो है आपका मनी सप्लाई। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स और मनी सप्लाई, ये टॉपिक है। इसमें से अगर आप मुझसे पूछोगे अगर थियरी क्वेश्चन आया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट वही बोला ना मैंने, अभी एल्गोरिदम्स चेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एग्जाम पैटर्न इन विच इट विल बी हेल्ड। ठीक है, इसलिए जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता तब तक पैनिक नहीं करना है बेमतलब का। मैंने एक्चुअली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना बहुत जन पैनिक कर रहे हैं बेमतलब का। ठीक है, तो कोई वो नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बिकॉज नो बडी नोज अभी तक तो। ठीक है, ये सीन है। पिछला क्लास में अपन ने बैंकिंग शुरू किया, और बैंकिंग में कमर्शियल बैंक के ऊपर डिस्कशन किया।
ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या है? जैसे अपन रेगुलर का जो भी, जैसे सबका बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं होगा, किसी का एसबीआई में होगा, किसी का एचडीएफसी में होगा, किसी का एक्सिस बैंक में होगा, किसी का इंडसइंड में होगा, किसी का यस बैंक में भी हो सकता है, किसी किसी का यस बैंक नहीं रहा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में होगा, फिर किसी का यूनियन में होगा, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, किसी का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होगा। तो इस जितने भी सारे टाइप ऑफ बैंक आप लोग सुनते हो, वो सारे क्या हो गए आपके कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, वो सारे क्या हो गए आपके कमर्शियल बैंक। ठीक है। और अपना इंडिया में रिजर्व बैंक कौन सा है? एसबीआई, अरे एसबीआई कौन है? सॉरी आरबीआई, सॉरी आरबीआई भाई। RBI। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है। मनी सप्लाई इज अ टोटल डिफरेंट, अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सुनो, कमर्शियल बैंक जो है, यानी कि जैसे एसबीआई हो गया, यस बैंक तो मैं नहीं बोलूंगा, एसबीआई हो गया आपका, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक, ये सब जो बैंक्स है, ये कुछ कुछ फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, ये कुछ कुछ काम करते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, याद है क्या किसी को? किसी को याद है क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट करते हैं? लोन डेटा प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट लेता है, लोन प्रोवाइड डिपॉजिट्स ओवरड्राफ्ट वगैरह फैसिलिटी, लेता है, काउंटिंग बिल्स, बिल्स को डिस्काउंट करके देता है, चलो ठीक है, ओवरड्राफ्ट लोन्स वगैरह फैसिलिटी है, देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, और लॉकर फैसिलिटी देता है। लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बहुत जन को पता है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम मंगा भी करना है हर चीज को। ठीक है, तो आपको जो आपके लॉजिक में पता चलता है, आप लोग को जो आप लोग को ऑलरेडी आता है, उसी के ऊपर है कॉन्सेप्ट। कोई ऐसे फर्क वाला चीज नहीं, कोई अलग चीज नहीं है कि ओ माय गॉड ये कुछ अलग ही है। मतलब ये वही टॉपिक्स है जो कि आपको पता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स जो है बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। उनमें से कुछ फंक्शंस ये सारे हैं, देखो। एक है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब वो डिपॉजिट्स वाला एक्सेप्ट करते हैं। कैसे वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं बैंक्स, वो डिस्कस करेंगे। फिर लोन्स वगैरह देते हैं, एडवांसिंग लोन्स। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ठीक है, फिर डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी क्या होता है ये आप लोगों को पता है, बट फिर भी डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एज एन एजेंट काम करते हैं वो किसी किसी जगह में, ये हो गया मेन काम इनका। ये जो तीन चीज है ना, ये मेन काम हो गया इनका, कि डिपॉजिट्स लेना, लोन देना, सब मेन काम हो गया। बट बैंक्स का और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, और भी फंक्शंस है जो कि बैंक्स कैरी आउट करता है, जैसे कि एजेंसी फंक्शन, और दूसरा क्या आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये भी क्या है, जनरल फंक्शन जैसे भी बहुत सारा कैरी आउट करता है। ठीक है, अब अगर आपको बैंक में, कोई भी कमर्शियल बैंक में, ठीक है, अगर आपको पैसे जमा करनी है, ठीक है, अगर आपको पैसे डिपॉजिट करना है, ठीक है, अगर आपको पैसे जो है वो अगर डिपॉजिट करना है, तो भैया आपके पास में है तीन तरीका डिपॉजिट करने का। पहला है आपका, पहला मैं बोलूंगा सेविंग्स अकाउंट। क्या बोला मैंने? सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट क्या है, सबका होगा यहाँ पे। ऐसा कोई है जिसका सेविंग्स अकाउंट नहीं है? ऐसा कोई है यहाँ पे जिसका सेविंग्स अकाउंट नहीं है? अब तो शायद स्कूल में कंपलसरी कर दिया ना कि सबका सेविंग्स अकाउंट होना कंपलसरी है। हाँ, हाँ भैया, तो इसलिए सेविंग्स अकाउंट सबका है। सेविंग्स अकाउंट का फायदा क्या है? सेविंग्स अकाउंट का फायदा ये है कि सेविंग्स अकाउंट जो है वो आपका क्या होता है, ठीक है, वो आपका काम ये होता है कि सेविंग्स अकाउंट में आप पैसे जमा जमा कर सकते हो। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, अपना डिपॉजिट्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अलाउड है। विड्रॉ जब आप कर रहे हो पैसे, तब क्या आपको जितना अमाउंट विड्रॉ करना है विड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं, नहीं कर सकते। स्पेसिफिक अमाउंट का। एक लिमिट रहता है, राइट? लिमिटेड अमाउंट। एक लिमिट अमाउंट तक आप विड्रॉ कर सकते हो। बस सेविंग्स अकाउंट का फायदा है, देखो, कि वो आपको क्या देता है साथ में? इंटरेस्ट। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आपको देता है। ठीक है, बट नुकसान क्या है कि अगर आपको पैसे विड्रॉ करना है तो आप पूरा अमाउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप पूरा अमाउंट नहीं कर सकते। ठीक है, विड्रॉ जो है पूरा अमाउंट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ भैया, ठीक है, अभी सुनो, बात ये है कि इंटरेस्ट आपको मिलता है थोड़ा बहुत। आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो बट लिमिटेड कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये हो गया आपका सेविंग्स अकाउंट के बारे में। नंबर 2 है आपका क्या? फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स में क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट्स में क्या होता है? एफडी जिसको बोलता है, एफडी। एफडी में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ज्यादातर हाई होता है थोड़ा सा इन कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट, या लो होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। हाई।
सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा पहले काफी ज्यादा होता था बट आज तो बहुत कम ही ज्यादा होता है। फिर इसमें विड्रॉल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? हाँ भैया, एक पर्टिकुलर तो टाइम एक पे आप कर सकते हैं। एक पीरियड है के ना? बाद ही क्योंकि करते हैं। एफडी अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, जैसे 1 साल, 5 साल, ऐसे क्या बनाते हो, राइट? तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप उसको रख सकते हो वहां पे। अगर आपने उसके पहले विड्रॉ कर दिया टाइम पीरियड के पहले, तो क्या होगा? इंटरेस्ट कम हो इंटरेस्ट जाएगा। कम होगा। कम इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा, थोड़ा सा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट? ठीक है, अब सुनो, इसमें इंटरेस्ट रेट भी हाई है, विड्रॉल में ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस तो है। ठीक है, ये वाला पार्ट अपन एफडी देख लिया, और ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन होल्ड करके रखता है, डिपॉजिट करता है। एंड नंबर 3 था आपका, कौन सा अकाउंट याद है क्या किसी को? करंट 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 अकाउंट। अकाउंट। अच्छा मेरे को बताओ ना, सुनो ना, मैं तो फटाफट पर रिकॉल करवा रहा है आप लोग को। अगर किसी को भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, नहीं पता, कोई बड़ा बात नहीं, शर्म करने वाली बात नहीं है इसमें, मेरे को बता देना। ठीक है, कि कौन सा अकाउंट का मतलब समझ में नहीं आया आपको, तो मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको जाना जरूरी है। करंट अकाउंट क्या हम लोग आप लोग खोल सकता है क्या? नहीं सर, नहीं। कौन खोल सकता है खाली? बिजनेस बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए, और बिजनेस पर्पस नहीं, बिजनेस ही खोल सकता है, बिजनेस या फिर प्रोफेशनल बोल सकता है। ठीक है, वो लोग खोल सकता है। ठीक है, क्या इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसमें। बट क्या इसमें कोई विड्रॉल लिमिट है? नहीं। नहीं। नहीं है सर। इसमें कोई विड्रॉल लिमिट नहीं है, मुझे जितना विड्रॉ करना है विड्रॉ आराम से कर सकता। ठीक है, तो ये था आपका 3 अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लो। भैया फिक्स डिपॉजिट का सेकंड वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी, अच्छा सॉरी, फिक्स डिपॉजिटर डू नॉट एंजॉय द चेक। देखो, चेकेबल फैसिलिटी के बारे में सुनो। जब आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो या फिर जब हाँ आप भैया। करंट अकाउंट खोलते हो, तो तुमको चेक बुक मिलता है साथ में। हाँ। चेक से क्या होता है, तुम्हारा फायदा क्या होता है? चेक से तुमको जितना अमाउंट तुमको डिपॉजिट करना है, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो तुम उसको चेक कट करके बेसिकली दे सकता है। हाँ पर भैया। जब तुम एफडी अकाउंट खोलता है, तो तुमको चेक बुक साथ में नहीं नहीं मिलता, मिलता। तुमको चेक का फैसिलिटी नहीं मिलता कि तुमको जब मन करे तुम एफडी का कुछ अमाउंट को चेक बना के दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक। ये बैंक्स पे ओपन करवाना पड़ता है। हाँ हाँ, बैंक्स पे कराना पड़ता है। हाँ, वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होता है, अलग होता है वो। पोस्ट ऑफिस में भी वो एक एफडी टाइप का बना सकता चाहे तो। जनरली पोस्ट ऑफिस वाला थोड़ा बेनिफिट ज्यादा देता है मेरे हिसाब से। बताइए भाई, हो गया समझ में आ गया? करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट। हाँ भैया। वो डिफिकल्टी पड़ा है तुम?
बोलो किसी को डिफिकल्टी इसमें, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट में? कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चंस तो बताओ। नहीं है ना? नहीं भी ठीक है। चेक फैसिलिटी किसमें नहीं मिलता है आपको? फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट किसमें नहीं मिलता है? करंट करंट अकाउंट, Current account. कौन सा हाइब्रिड है बिटवीन एफडी एंड करंट अकाउंट? सेविंग्स, Account. याद हो गया बच्चा लोग को, वेरी स्मार्ट पीपल। नेक्स्ट नंबर 2 एक हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पहला पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। नंबर 2 क्या है आपका? एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स में क्या क्या आता है? देखो एडवांसिंग लोन अलग अलग टाइप, देखो बैंक्स जो है वो अलग अलग टाइप का लोन्स देता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का लोन्स देता है वो बैंक्स। ठीक है, बट मतलब ऐसे टर्म लोन्स होता है, अलग अलग हाउसिंग लोन्स होता है, बहुत सारा लोन्स देता है वो लोग। बट आपके सिलेबस में 3 टाइप के लोन्स है जो कि डिस्कस किया गया है। एक हो गया कैश क्रेडिट, इसको हम लोग बहुत प्यार से सीसी बुलाता है। एक हो गया डिमांड लोन्स, और एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, मतलब ऐसे आप ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 टाइप का लोन है जो कि बैंक्स प्रोवाइड करता है, बैंक्स और भी टाइप का लोन्स प्रोवाइड करता है, बट अपन इसमें 3 टाइप का लोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या डिस्कस कर रहा है? सीसी बोलते हो, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। अब सीसी क्या था सुन लो, ऐसे तो आप लोगों को उस दिन लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, फिर भी वापस सुन लो। ठीक है, पहला बात तो आपको सीसी जो है ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीसी आप कोई भी चीज के ऊपर आप कैश क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, ये जनरली आपका स्टॉक, शेयर्स, कोई रिसीवेबल वगैरह हुआ, उसके ऊपर आप सीसी ले सकते हो। सर पहले तो समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, पहले ये तो बताओ सीसी होता क्या है। सीसी जो है उसमें क्या है सुनो, ये क्यों बनाया गया है। ठीक है, सोचो अगर एक जन है, ठीक है, वो कस्टमर आया, ये कस्टमर है, ठीक है, और ये मेरा एक शॉप है। ठीक है, ठीक है, शॉप है मेरा मस्त वाला। ठीक है, ये कस्टमर मेरे पास आया, मैं यहाँ रुका हुआ था। ठीक है, कस्टमर आया मेरे से 2 लाख रुपए का सामान लेके चला गया, मैं खुश, बढ़िया सेल हो गया यार, ये पैंडेमिक के टाइम में 2 लाख रुपए का सेल हो गया और क्या चाहिए लाइफ को, बढ़िया हो गया काम। तो ये बोला कि यार भैया सामान तो मैं सारा ले लिया, ठीक है, बट एक दिक्कत है। मैंने बोला क्या दिक्कत है? बोला पैसे मैं एक बार में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मैं पैसे आपको एक बार में नहीं दे पाऊंगा। तो मैं बोला कि अच्छा कैसे पे करोगे बताओ मेरे को। तो उसने बोला सुनिए मैं काम करता हूँ, मैं आपको सामान ले जाता हूँ आपसे। ठीक है, सामान आपसे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपसे सामान ले लेता हूँ। ठीक है, पैसे जो है मैं आपको 30 डेज बाद दे दूंगा। ठीक है, 30 डेज लेटर मैं पे कर दूंगा आपको। ठीक है, 30 डेज बाद में मैं आपको जो भी अमाउंट है पे कर दूंगा। अब तो इतना अच्छा कस्टमर है, 2 लाख रुपए का सामान लिया है, तो ऐसा भी नहीं ना कि मैं मना कर दे कि नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मेरे स्टॉक ब्लॉक हो जाएगा, मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं। तो मैंने भी क्या किया, मैंने सोचा लोन, अच्छा 30 दिन बाद तो सामान आए, पैसे आ ही जाएंगे, 30 दिन के लिए सामान दे दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, 30 डेज तक मेरा 2 चीज ब्लॉक हो गया। एक तो मेरा स्टॉक भी ब्लॉक हो गया क्योंकि मेरे पास अब स्टॉक नहीं है 2 लाख रुपए का, और मेरा पैसे भी जिससे मेरे को स्टॉक खरीदना है, ठीक है, जिससे मेरे को स्टॉक खरीदना है वो पैसे जो है वो भी मेरे पास नहीं। ठीक है, तो स्टॉक भी खत्म हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं है, डबल नुकसान हो गया ये तो। ठीक है, डबल नुकसान हो गया तो ये स्टॉक भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। कितने दिन तक? 30 डेज तक। 30 डेज तक मेरे पास क्या है, स्टॉक भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को तो भैया स्टॉक तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि आगे मेरे को फर्दर बिजनेस तो करना है। तो इस समय आता है बीच में, आप चाहे तो बैंक से एक टाइप का क्रेडिट ले सकता है, उस क्रेडिट को बोलता है सीसी। क्या ले सकता है मतलब कि देखो सीसी जो है ना वो एक अकाउंट टाइप का है, और इस अकाउंट में सोचो आपके पास में 10 लाख रुपए का बैलेंस आ गया। ठीक है, सीसी अमाउंट कितना हो गया आपका? 10 लाख रुपए का। अभी आपको 30 डेज के लिए कितना रुपया चाहिए अपना स्टॉक को फुल वापस से फुल करने के लिए? कितना रुपया चाहिए आपको? 2 लाख, 2 lakhs. 2 लाख चाहिए आपको। आप सीसी में से क्या करोगे? 2 लाख निकाल लोगे।
ठीक है, और उसको यूज कर लोगे अपना स्टॉक परचेज के लिए, आप यूज कर लोगे, ठीक है। 30 डेज बाद में क्या ये कस्टमर जो था आपका, ये आपको रुपए दे देगा, वापस दे देगा? 30 डेज बाद में अपन क्या करेगा, जरूरी नहीं कि 30 डेज हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 30 डेज बाद अपन क्या करेगा, ठीक है, 30 डेज बाद अपन क्या करेगा, जो भी अमाउंट था ना 2 लाख रुपए अपन लिया था सीसी अकाउंट से, वो वापस से जमा कर देगा, ठीक है। तो सर लोन और कोई भी नॉर्मल लोन और इस सीसी में फर्क क्या है? देखो फर्क ये है कि नॉर्मल लोन जब अपन लेता है, सोचो अगर अपन 5 लाख का लोन लिया तो अपने को पूरे के पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पूरा 5 लाख पे। आप उसमें से 2 रुपया यूज करो, 5 लाख रुपया यूज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको पूरा का पूरा अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बट ठीक है, सीसी का फायदा क्या है पता है आपको? सीसी का फायदा ये है कि आप जितना अमाउंट इसमें यूटिलाइज कर रहे हो ना, सीसी लिमिट कितना था, सीसी का लिमिट कितना था, 10 लाख का आपके पास लिमिट था। सीसी में कितना रुपए का लिमिट था? 10 लाख का लिमिट था। बट आपने यूज कितना किया, आपने यूज कितना किया, आपने यूज कितना किया? सिर्फ 2 lakhs. 2 लाख। तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो भी सिर्फ 2 लाख के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब सेकंड सवाल आता है भैया, ठीक है, सेकंड सवाल आता है आपका कि भैया सीसी जो है उस पर इंटरेस्ट कितना दिन का लगेगा? तो उस पर 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा आपको, पहला मतलब इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता है, नॉर्मल लोन से थोड़ा सीसी का इंटरेस्ट भी हल्का फुल्का कम होता है, मतलब 12-13% का इंटरेस्ट रहता है मोटा मोटी सीसी का। और इंटरेस्ट जो है वो भी कितना दिन के लिए लगेगा पता? सिर्फ जितना पीरियड के लिए आप उस अकाउंट से रुपया निकालते हो, सीसी अकाउंट से जितना आप रुपया निकालते हो जितना पीरियड के लिए, उतना पीरियड तक का आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। मतलब कि सीसी का फायदा क्या? देखो सीसी का फायदा ये है कि एक लिमिट आपको दे दिया, ठीक है, एक आपको लिमिट दे दिया आपको। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि पूरा दिन में मैं आपको 100 जीबी का इंटरनेट देता हूँ, मैंने आपको पूरा दिन में कितना देना, 100 जीबी का इंटरनेट दिया, उसमें से आप अगर 5 जीबी यूज करते हो तो आपको 5 जीबी का पैसा देना, अगर आप 10 जीबी यूज करते हो तो आपको 10 जीबी का देना है, आपने अगर यूटिलाइज नहीं किया तो आपको नहीं देना है। तो वही सीसी है भैया, 10 लाख का लिमिट दे दिया, उसमें से आपने जितने पीरियड के लिए जितना पैसे यूज किए उतने पर ही इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जब आप सीसी लेते हो, सीसी हर चीज पे नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग खरीदना है, आप सीसी बिल्डिंग पे नहीं ले सकते, आप सीसी ले सकते हो खाली नॉर्मल डे टू डे आइटम्स को लेके, जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक के ऊपर आप सीसी ले सकते हो अपने, ठीक है। कोई आपको रिसीवेबल मतलब आपको कोई डेटर्स है, आपका पैसे मिलने हैं आपको किसी से, उसके अगेंस्ट आप सीसी ले सकते हो, ठीक है। कोई आपके शेयर्स वगैरह है उसके अगेंस्ट आप सीसी ले सकते हो, उस तरीके की चीजों के लिए ही आप सीसी ले सकते हो, यानी कि कैश क्रेडिट आप ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को सीसी का मतलब पूरा अच्छे से? भैया हाँ जी। जैसे कोई डेटर है हम लोग का, तो फिर हम लोग उसका अगेंस्ट उसके थ्रू क्यों ले लेगा सीसी? मतलब पे तो हम लोग को वही करेगा ना, बैंक क्यों पे करेगा उसके बदले? बैंक पे नहीं कर रहे हैं आप। देखो कभी भी जब अपन कुछ भी लोन लेता है तो बदले में कोई कोलैटरल देना पड़ता है ना, आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है ना बैंक को। हाँ भैया। तो वो सिक्योरिटी सीसी लेने का है, तुम्हारा स्टॉक हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, ये तुम्हारा सिक्योरिटी है वहां का, एक टाइप का सिक्योरिटी अच्छा है, उसके अगेंस्ट मिल रहा है मतलब तुमको सीसी। ठीक है भैया। और पे तो इंटरेस्ट हम लोग को ही करना पड़ेगा या हाँ डेटर हाँ, को हम नहीं लोग का? डेटर नहीं करेगा, डेटर को कोई मतलब नहीं है, डेटर को क्या मतलब तुम क्या लिया, अपने को ही पे करना है। हम लोग को जरूरत था मतलब, तब हम लोग ले लिए एक बार के हाँ लिए। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। दोनों उन लोग का खा सीसी का मनी यूज कर रहा है, क्योंकि सीसी का एक अलग अकाउंट होता है, सीसी का एक अलग स्टेटमेंट होता है पूरा। नहीं, सीसी के लिए कुछ डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। जो चार्जेस बैंक लेता है नॉर्मल, वो सब तो अलग चीज हो गया, बट इन जनरल को जमा नहीं करना पड़ता। हाँ मतलब सीसी के लिए एक चीज जरूरी है कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना का सीसी आपने लिया है उसके हिसाब से आपको हर महीने या हर क्वार्टरली आपका स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह भेजना पड़ता है, डेटर्स का लिस्ट, ये सब आपको हर मंथ में, मतलब डिपेंड करता है, मंथली या फिर क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट, ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको, मैं एग्जाम्पल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मंथली या फिर क्वार्टरली आपको सीसी स्टेटमेंट देना पड़ता है। एंड बैंक कभी कभी टाइम टू टाइम रैंडमली कुछ कुछ सीसी अकाउंट के स्टॉक्स और इन्वेंट्री को वेरीफाई भी करवाते हैं, मतलब ऑडिट करवाते हैं जाके कि आप जो दिखा रहे हो, मतलब सिर्फ एग्जांपल आप 10 लाख का स्टॉक दिखा रहे हो, तो आपके शॉप में एक्चुअली में 10 लाख के स्टॉक है या नहीं है जिसके अगेंस्ट आपने सीसी लिया है, तो वो चेक करने के लिए बैंक कभी कभी जो है ऑडिट्स भी करवाता है। भैया हम्म।
सीसी का B2B ट्रांसफर होता है, मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है कि कैश में ले सकता है लोग उसका अमाउंट? कैश चाहे तो तुम निकाल सकता है, बट बैंक तुमको बैंक का अकाउंट में देता है, तुमको एक सीसी अकाउंट अलग से बना के देता है तुमको। एक सीसी का एक अलग ही अकाउंट बनता है वो, उसमें अकाउंट का क्रेडिट में लिखा हुआ रहेगा 10 लाख रुपया से, तो तुम जितना यूज करेगा, जितना तुम डिपॉजिट करेगा उसे करके वो जैसे प्रॉपर एक नॉर्मल एक बैंक स्टेटमेंट होता है ना, वैसे एक सीसी स्टेटमेंट बनता है। और कोई डाउट समझ भैया में? हाँ जी। फिर जो इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ता है वो तो हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया। हाँ ठीक। वो तो खर्चा है अपने लिए, उपाय नहीं ना, वो तो लोन अपने को चाहिए ना, अभी तो फिलहाल रुपया चाहिए अपने को हाथों हाथ, क्योंकि अपने को तो और शेयर्स स्टॉक परचेज करना है और कस्टमर्स को बेचना है। लोन्स पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही। ठीक है, अच्छा सुनो, डाउट्स तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउट्स है तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार मैं इस तरफ कर देता हूँ कि आप लोग रीड कर सको सीसी वाला पार्ट को। आप लोग डाउट पूछ लो, पूछना है तो। किसी को ड्रॉ करना है क्या? बताना हमको, अगर किसी को करना है तो बता देना, या दिखा देगा आपको। ये वाला सीसी वाला पार्ट पढ़ लो, और डाउट है तो बता देना हमको सीसी का। हाँ ऐसा कुछ नहीं कि सीसी लेता है ओडी नहीं लेता है, सीसी का अपना फायदा, ओडी का अपना फायदा है। ओवरड्राफ्ट जो तो जनरली तुम्हारा, वो जनरली तुम्हारा डिपेंड करता है किसके ऊपर तुम ओडी ले रहा है। सीसी में फायदा क्या है, ओडी क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर तुम लेता है, पूरा का पूरा अमाउंट के ऊपर। ठीक है, ओडी का अमाउंट जो होता है तुम्हारा, और ओडी का पर्पस भी अलग हो सकता है। ओडी लेने का, ओवरड्राफ्ट लेने का एक पर्पस भी अलग हो सकता है। ठीक है, मगर सीसी जनरली तुम्हारा क्या होता है, अकाउंट टाइप का हो गया। सीसी इज अ रेकरिंग थिंग। ओडी जनरली तुम एक बार दो बार ले लिया, बट सीसी क्या रेकरिंग है, ऐसा नहीं कि तुम एक साल सीसी ले लिया खत्म हो गया, नहीं, कई सालों तक सीसी चलते रहता है, मतलब डिपॉजिट करते रहते हो आप, एक्सेप्ट करते रहते हो, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी है। बिजनेस दोनों ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ सीसी ही लेता है, बट सीसी के अपने फायदे, ओडी के अपने फायदे। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? हाँ भैया। बाकी लोग को हाँ भैया। आप सुनो, डिमांड लोन्स एज द वर्ड सजेस्ट, कि लोन्स बैंक ने दे दिया आपको, और जब बैंक का मन करे, ठीक है, तब आप लोग से वो ऑन डिमांड लोन का पैसा मंगवा सकता है। मतलब कि बैंक जैसे अभी कोई को अपना रिलेटिव या दोस्त लोग नहीं होता क्या, अरे वो पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या, अरे तुम मुझसे लेना कोई दिक्कत नहीं, अरे भैया वापस करना, अरे वापस वापस का क्या बात है, अपना घर का पैसा है, ले ले कोई दिक्कत नहीं है, और चाहिए और ले ले, पैसे मांग रहा होगा मैं तुझसे, पैसे मांग रहा होगा, तू लेना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्यों दिलवा देता आप लोग को। फिर अचानक से जब अपने पास कोई दिक्कत होगा तो अचानक से बोले अरे वो पैसे दिए थे ना तेरे को यार, तो वो पैसे चाहिए थे यार, और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो इमीडिएटली पैसे चाहिए यार। ये वही हो गया डिमांड लोन्स, कि बैंक ने आपको लोन दे दिया, एक पीरियड नहीं बताया कि आपको कब तक के लिए लोन दिया है, आपने लोन ले लिया आराम से उठा के, बैंक को जब रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बैंक जो है आपसे पैसे विड्रॉल करा सकता है। ठीक है, चाहे साल भर में, चाहे 6 महीने में, चाहे पार्ट में, चाहे फुल में, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कब डिमांड करने का इच्छा हो, इसलिए इसको बोलता है डिमांड लोन्स। ठीक है, डिमांड लोन्स में क्या है कि बैंक जो है वो कभी भी लोन्स को रिकॉल कर सकता है, मंगवा सकता है, ठीक है, जब भी वो डिमांड करना चाहे। सीसी और डिमांड लोन में फर्क क्या है, सीसी इज ऑन ओनली ऑन दैट अमाउंट विच यू यूज, डिमांड लोन जितना डिमांड लोन आपने लिया है उतना पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पूरे अमाउंट पे। ऐसा कुछ नहीं कि आपने डिमांड लोन में से 10 लाख का डिमांड लोन लिया, उसमें से 5 लाख आपने यूज किया खाली, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 5 लाख पे इंटरेस्ट दोगे, आप पूरा का पूरा 10 लाख पे, डिस्पाइट यू यूजिंग इट और नॉट, द एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट इज पेएबल।
ठीक है, the entire interest amount is paper, ठीक है, it is known और as भैया इसमें demand loan। भैया बैंक वाला मतलब कभी भी रिकॉल कर सकता है कभी भी पैसा। एक सिक्योरिटी के बदले मिलता है, जैसे एफडी वगैरह होता है ना, एफडी सुना है, फिक्स हाँ डिपॉजिट, भैया, एफडी के अगेंस्ट लोन्स मिलता है ना, आपको सुना होगा, ठीक है, तो जनरली डिमांड लोन्स होता है आपका। 1 महीना से पहले भी मंगा सकते हैं। नहीं इतना कम जनरली होता है, देखो सच देखो ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि डिमांड लोन्स कभी भी बैंक मंगवा लेता है, बट जनरली क्या होता है, कस्टमर और बैंक के बीच में इतना रिश्तेदारी रहता है, इतना रिलेशन होता है कि वो लोग थोड़ा सा समझ सकता है कि हम लोग तुमको सुनो, तुम थोड़ा सा डिपॉजिट करवा दो, ठीक है, ये आपस में एडजस्टमेंट्स हो जाता है, मतलब आपस में ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। बट डिमांड लोन जनरली तुम्हारा जो सिक्योरिटी के बदले होता है, जैसे हाउसिंग सिक्योरिटी के बदले तुम लोन ले रहा है, या फिर तुमको हाँ एफडी के भैया, वगैरह लोन ले, तो उस समय तुम डिमांड लोन लेता है जनरली, ठीक है भैया। ठीक है, क्लियर है ये वाला हाँ भैया, पार्ट। डिमांड लोन्स बिल्कुल सिंपल है, इतना सा ही पार्ट है बस, कि भैया जो लोन है वो आपको मिल सकता है कभी भी, बैंक का जब भी मन करे तो वो डिमांड कर सकता है लोन को, पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। समझ में आया क्या? बाकी लोग भी बोलो प्लीज हाँ भैया। बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। शॉर्ट टर्म लोन्स आपको क्या लगता है, सुनो तो, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होगा, बताओ तुमको एक बार। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन। एग्जैक्टली, तो ये जनरली क्या होता है, पर्सनल लोन्स होता है, जैसे आपको कोई शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, आपको कोई पर्सनल लोन चाहिए, ठीक है, आप मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है इसके लिए कि आपको 5 साल के लिए चाहिए, 6 साल के लिए, नहीं नहीं नहीं, आपको बस कुछ टाइम के लिए पैसे चाहिए, आपके पर्सनल चीज के लिए, आपको शादी करना है, आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, कोई पर्सनल लोन हो गया, और उसके बदले आपको कोई सिक्योरिटी दे देते हो आप, कि देखो ये गाड़ी के बदले सिक्योरिटी दे दिया, एफडी के बदले सिक्योरिटी ले लिया आपने शॉर्ट टर्म के लिए, कि भाई टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको लोन लेना है। फॉर एग्जाम्पल तो जो आपका एक LIC है, और वो LIC 3 महीना में आपका मैच्योर होने वाला, मतलब कि आपको LIC का अमाउंट 3 महीने में मिलने वाला है, बट रिक्वायरमेंट आपको अभी है, तो आप उस LIC के बदले शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 3 महीने का, ठीक है, तो वो किस वो पर्पस पूछेगा भी नहीं आपको, आपका पर्सनल पर्पस हो सकता है, मेरे को पार्टी करना था इसलिए मैं लोन लिया, तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो शॉर्ट टर्म लोन्स क्या है, जनरली आर गिवन एज पर्सनल लोन्स, मतलब अपने जब बिजनेस के लिए नहीं, जरूरी नहीं कि बिजनेस के लिए हो खाली, ठीक है, पर्सनल लोन होता है, और कुछ एक सिक्योरिटी के बदले, मतलब कोलैटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी, ठीक है, कोलैटरल के बदले आपको जो है ये लोन मिलता है, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी के बदले आपको ये लोन जो है मिलता है, ठीक है, मनी आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है, मनी जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, और बोरोवर जो है वो विड्रॉ कर सकता है, और जो भी अमाउंट उसने शॉर्ट टर्म में लिया उसके बदले जितना भी पीरियड के लिए उसने लिया है उसमें वो इंटरेस्ट पे करते हैं। मतलब ये दोनों जो लोन्स है ना, कैश क्रेडिट और डिमांड लोन, जनरली मैं नहीं बोलूंगा हमेशा, सीसी तो हमेशा बिजनेस के लिए होता है, डिमांड लोन्स कभी कभी, जनरली बिजनेस। शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी अगर आप लोन ले रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हो, ठीक है, और शॉर्ट टर्म का मतलब नहीं 1-2 महीना, कभी कभी साल भर भी शॉर्ट टर्म लोन ही बनाता है, कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब जनरली इट इज विद इन 1 ईयर, ठीक है। इसके अलावा टर्म लोन्स आता है आपका, जैसे अभी सीसी से क्या होता है, सीसी में आपको करंट एसेट्स जो है, रेगुलर के जो चीजें हैं उसके बदले आपको लोन मिल रहा है सीसी में। तो अगर आपको प्लांट मशीनरी खरीदना, आपको बिजनेस शुरू करना है, जब अपन बिजनेस शुरू करता है ना, चलिए एक तो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बहुत जन एंटरप्रेन्योर्स है अपने यहाँ पे, जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो और आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो आप 2 टाइप का लोन लेते हो, एक आप लेते हो सीसी, क्योंकि आपको पता ही सीसी शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए आप लेते हो, जो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स है, सैलरी पे करना है, कुछ पे करना है, उसके लिए आप सीसी लेते हो, और एक लेते हैं टर्म लोन। टर्म लोन क्या हो गया पता है क्या, बिजनेस में जब प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, कोई एसेट्स खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, उसके लिए आपको टर्म लोन चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों लोन लेते हो। अब वो रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हो कि कितना परसेंटेज आपको टर्म लोन लेना है, कितना परसेंट आपको सीसी लेना है, वो डिपेंड करता है। और इस लोन जब आप लेते हो उसमें से अराउंड 15 to 20% डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो, मतलब आपका कैसा क्रेडिट स्कोर है वगैरह सब कुछ कैसा है आपका, उसके हिसाब से आपको 15 से 20 से 25% आपको जो है अपना खुद का रुपया देना पड़ता है। कोई बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो, तो अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 20 लाख का अराउंड आपका खुद का पैसा रहता है, ओन कैपिटल, और बाकी 80 लाख जो है वो आप लोन ले सकते हो, उसमें आप डिवाइड कर लो कितना अमाउंट ऑफ सीसी लोगे, कितना अमाउंट ऑफ टर्म लोन लोगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें क्या आप लोगों को, जानना है क्या किसी को? हाँ भैया, नहीं जानना तो नहीं बताता हूँ, छोड़ो। जानना है भैया। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना, कोई कोई जगह में आपको पता है सिक्योरिटी डिपॉजिट यूज होता है, सुना होगा आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई जगह के हाँ लिए भैया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो लोन में कवर्ड नहीं है, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले आपको लोन नहीं मिलता, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के लिए आपको लोन आप नहीं ले सकते, ठीक है, वो आपको खुद के पैसे से पे करना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट।
टर्म लोन 10-15 ईयर्स के लिए जनरली आपको इतना लंबा लोन जनरली लेता नहीं है, 5 से 6 साल लेता है बिजनेस लोन्स के लिए जनरली, ले सकता है 10 लाख के लिए ले सकता है। इतना लंबा लोन जनरली हाउसिंग लोन्स वगैरह होता है, गाड़ी का भी 7 साल होता है मैक्सिमम, पहले तो 5 ही था अभी 7 कर दिया। हाउसिंग लोन्स होता है वो 10, 15, 20 साल के लिए हाउसिंग लोन्स में आपको शायद 90% या फिर 95% का लोन होता है। जैसे यहाँ पे 80% हो रहा है ना लोन, मतलब 20% आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, 80% बैंक दे रहा है। हाउसिंग में ये फायदा है कि 90 से 95% तक, मतलब डिपेंड करता है आपका कैसा पोर्टफोलियो है, उस हिसाब से आपको 90 से 95% तक लोन मिल सकता है। आप लोन ही लो अलग बात हो गया हाउसिंग लोन में। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तीनों समझ में आ गया अच्छे से। कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स समझ में आ गया। हाँ भैया। हाँ भैया। अब इजी है, 2-3 डिस्कस करते हैं। एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट बहुत इजी है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बहुत इजी है। आपका करंट अकाउंट में जो लिमिट दिया है ना, सोचो करंट अकाउंट में आपका फिलहाल आपको 1 लाख रुपया है करंट अकाउंट में आपके पास में, बट आपको किसी को 1,20,000 रुपए का पेमेंट करना है, आपको अकाउंट में कितना रुपया है, करंट अकाउंट में कितना रुपया है। अच्छा, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है, जिसके पास करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेस। इसका बिजनेस। तो करंट अकाउंट में कितना रुपया है अभी, 1 लाख रुपया आपके पास करंट अकाउंट में, आपको पेमेंट करना है 1,20,000 रुपया, यू टू पे रुपीज 1,20,000 रुपीज। ठीक है, इस केस में क्या होता है, बैंक जो है आपको एक 20,000 रुपए का एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक लोन ही हो सकता है, ये भी एक लोन ही टाइप का है, ओडी ओवरड्राफ्ट आपको दे सकता है। जितने भी पीरियड के लिए आप ये पीरियड पे आप लोग, जैसे 20,000 रुपए जो है आप 10 दिन के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको उस 20,000 रुपए के ऊपर 10 दिन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ओडी क्या है कि भैया जैसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, कि आपके अकाउंट में कम रुपया है, आपको पेमेंट थोड़ा बड़ा करना है, अभी आपका कितना तक आप पे कर सकते हो, ये बैंक और कस्टमर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर बैंक और कस्टमर का अच्छा रिलेशन है, अच्छा अकाउंट है, तो आपको ज्यादा का भी लिमिट दे सकता है वो लोग, और अगर उतना कोई खास नहीं है तो कम थोड़ा बहुत का लिमिट आपको मिल सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है बैंक के ऊपर है कि आपको बैंक कितना लिमिट आपको देता है। ठीक है, तो 20,000 रुपया जैसे अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है तो 20,000 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ओवरड्राफ्ट मतलब जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक लोन टाइप का मिलता है आपके अकाउंट के ऊपर, इसलिए इस फैसिलिटी को क्या बोलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, ये देखो, रेफर्स टू द फैसिलिटी इन व्हिच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अपॉन एन एग्रीड लिमिट, एक लिमिट के ऊपर आप अग्री कर सकते हो। जनरली फॉर रिलायबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन, मतलब जितना अमाउंट आपने ओवरड्रॉन किया है उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट, इजी। भैया। अब सुनो, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पता है आपको क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पता है क्या होता है आप लोगों को, पता है किसी को नहीं बिल ऑफ भैया। एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पता। ना। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ प्रोमिसरी नोट, मतलब दोनों अलग अलग है वैसे तो, बट इट इज अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, एक प्रोमिसरी नोट है, अच्छा भैया, हाँ हाँ, लास्ट बताया था। प्रोमिसरी नोट है मतलब कि सोचो अगर दो पार्टी है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, दो पार्टी है, ये कस्टमर है, ये सेलर है। कस्टमर जो है सेलर से सामान ले लिया 1 लाख रुपए का, एक जो रेट फिक्स होता है वही ना, कौन सा रेट, मतलब इन लोग दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और फिक्स करते हैं पेमेंट रेट। हाँ सॉर्ट आउट, बता रहा था। 1 लाख रुपए का सामान ले लिया, स्टॉक ले लिया, ये बोला भैया मैं अभी पेमेंट आपको नहीं करूंगा। आपको जान पहचान का कस्टमर तो फिर भी ठीक है, अभी कोई अनजान कस्टमर था, ठीक है, एकदम अलग अनजान कस्टमर था, अपन विश्वास कर लेगा ये पेमेंट करेगा, अपन विश्वास नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेगा, एक आपका इससे बोलेगा, इसको बोले सुनो एक काम करो, तो हमको लिख के दो, कागज में एक लिख के दो हमको
एक प्रॉमिस एक बना के दो हमको, एक प्रॉमिसरी नोट, एक प्रॉमिस का एक नोट बना के दो, एक लिख के दो हमको कि भैया हम तुमको 3 महीने बाद में 1 लाख रुपए पेमेंट करेगा, ये लिख के हमको दो, साइन करके दो हमको। एक प्रॉपरली एक तो डॉक्यूमेंट में आपका, ठीक है, प्रॉपरली एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपका जो है वो साइन वाइन करके, ठीक है, साइन वगैरह करके सब कुछ करके जो है, ठीक है, वो लोग दे देता है। ये क्या है, एक आपके पास एक लीगल पावर आ गया कि बाई चांस अगर इसने पैसे आपको 3 महीने के अंदर नहीं दिए तो आप जो है इसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ दैट प्रॉमिसरी नोट, या बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे भी आप बोलो। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया, एक रिटन प्रॉमिस हो गया कि जो ये इंसान है, ये जो कस्टमर है, ये आपको पेमेंट वापस करेगा। कितने महीनों में? हमारे एग्जांपल में 3 महीना में। 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर करेगा। अब देखो क्या हुआ, 1 महीना हो गया था, ये फिर आप क्या हुआ, इसको आपने 1 लाख रुपए का सामान दे दिया, उसके बदले आपने 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट ले लिया। आप बोले कोई दिक्कत का बात है, 3 महीना बाद में वैसे रुपया ले लूंगा, कोई स्ट्रेस का बात नहीं है। अब क्या हुआ, 1 महीना बाद में आपको अचानक से, ठीक है, आपको 1 लाख रुपए का, तो आपको सोचो आपको 90,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट हो गया। 1 महीना बाद में आपको 90,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट हो गया, अचानक से बहुत इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो आपको याद आया कि हम क्या करें, मेरे को तो 90,000 रुपए इमीडिएटली चाहिए। आपको याद आएगा फिर आपका कि तिजोरी के अंदर क्या रखा हुआ था, आपका एक तिजोरी के अंदर क्या रखा हुआ था, BOE। एक प्रॉमिसरी नोट या फिर BOE रखा हुआ था आपका, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कि एक प्रॉमिसरी नोट रखा हुआ था। अब आप क्या कर सकते हो, सुनो, तो ये प्रॉमिसरी नोट है ना, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये आप बैंक में लेके जा सकते हो, ठीक है। आप बैंक में लेके गए, ठीक है, आप बैंक में लेके गए और बैंक वाला को बोला सुनिए, बैंक वाले भैया मेरी बात सुनिए, 3 महीने बाद में मेरे को ये प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से 1 लाख रुपीज मिलेगा, बट मेरे को अभी जो है इमीडिएटली पैसे के रिक्वायरमेंट है, तो आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो और इसके बदले मेरे को पैसे दे दो, ठीक है। बैंक चेक किया, सब कुछ चेक किया, बोलता हाँ ये तो सही है, इसको तो 1 लाख रुपया मिलेगा 3 महीना बाद में। तो वो बैंक क्या करेगा पता है, आपका जो प्रॉमिसरी नोट था वो बैंक अपने पास रख लेगा और उसके बदले आपको, सोचो कितना दे देगा, सोचो आपको क्या पता, 95,000 रुपीज दे दिया। 5,000 क्यों कम दिया है, 5,000 रुपया क्या हो गया, बैंक का कमीशन हो गया। कमीशन हो गया, और इनकम बोलो कुछ भी बोल लो। तो अब क्या हुआ, आप कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको जो पैसे 3 महीने बाद मिलने थे वो आपको कितने महीने में मिल गए, अभी 1 महीने के अंदर ही मिल गया, ठीक है। तो आप कंप्लेन भी नहीं करोगे, ठीक है, कि हाँ जो मिल गया सही है, अभी तो रिक्वायरमेंट था 90,000 का, चलो कुछ तो मिला, टेंशन खत्म हो गया मेरा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या किया आपने, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था या फिर प्रॉमिसरी नोट था, उसको आपने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख का आपने 95,000 करके क्या कर दिया आपने, उसको डिस्काउंट कर दिया। और ये डिस्काउंटिंग कौन किया, बैंक। बैंक किया, इसलिए इसको बोलता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आपको, इसे क्या बोलता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। भैया समझ में आया ये वाला पार्ट, पहले एक बार देख लो। हाँ बोलो। भैया इसमें इंटरेस्ट तो नहीं लगता ना, यही 5,000 के अंदर ही बस भैया सारा कमीशन ना? इंटरेस्ट है। हाँ। कमीशन मिलता है जब आप बनाते हो ये सब, तब थोड़ा सा रुपया लेता है अलग। और भैया वो बैंक वाला वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे के वो उस आदमी से लेगा ना जिससे वो पैसा पाएगा। कभी कभी ऐसे करता है बैंक की, जैसे 50% या 60% पेमेंट अभी कर दिया और बाकी बोला कि 3 महीना बाद जब पेमेंट आएगा तब बाकी पेमेंट आपको करा देगा, वैसे ठीक वैसा है भी भैया। होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी जो प्रॉमिसरी नोट दिया वो कस्टमर के अकाउंट में रुपया जमा कर देगा और फिर उसके भी उसको जो जमा करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर बैंक को, इस तरीके से भी होता है। बट 90% केसेस में ये होता है कि कस्टमर जो है वो बता देता है, जो सेलर है वो बता देगा जो बायर था कि मैंने अभी जो का प्रॉमिसरी नोट है उसको बैंक पे ट्रांसफर कर दिया, तो आप पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में कर दीजिएगा। आज नेटवर्क इशू आ रहा है क्या बहुत जन का, बहुत जन का मैसेज आया मेरे पास में अभी तक, आज लोग भी बहुत जन निकल गए। बारिश आ रहा है क्या, यहाँ तो नहीं आ रहा। वहाँ बारिश आ रहा है क्या कहीं का, कहीं पे? मौसम वैसा हो गया भैया, बारिश हाँ जैसा। भैया, आ रहा था। हाँ भैया।
हाँ भैया। बारिश आ रहा है, इसकी वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है। मेरे वो 2-3 मैसेज भी आया अभी, बारिश नेटवर्क इशू होके रखा है। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। समझ में आया यहाँ तक आप लोग को अच्छे से? हाँ भैया। इजी है एकदम, ठीक है। हाँ भैया। आगे कर रहा हूँ। हाँ भैया। हाँ भैया। नेक्स्ट हो गया एजेंसी फंक्शंस। देखो बैंक जो है कभी कभी एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है, इंटरमीडियरी एजेंट की तरह भी काम करता है। जैसे कैसे करोगे सर एजेंट की तरह काम करोगे? सर क्यों करता है एजेंट की तरह काम? जैसे दो जनों के बीच में आता है बैंक, ताकि वो क्या करे, उस ट्रांजेक्शन का क्या कमा ले, वो कमीशन, ठीक है। तो बैंक क्या क्या फंक्शन कैरी करता है एज एन एजेंट? चलो देखते हैं। नंबर 1 हो गया ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अगर एक बैंक से दूसरा बैंक में आपको पैसे ट्रांसफर करना है, डीडी कराना है, कुछ कराना है, तो उसके बारे डीडी वगैरह जब आप बनाते हो, कभी अगर आप डीडी वगैरह बनाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है बैंक को? कमीशन। कमीशन देना पड़ता है। बैंक का क्या है? बैंक की मनी, दिस इज बिजनेस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स की वजह से। फिर जो अगर आपको कभी जैसे चेक वगैरह का फैसिलिटी चाहिए, किसी को इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करना है, टैक्सेस पे करना है, वो सबके लिए भी आपको बैंक क्या लेता है? आपसे चार्जेस लेता है। जैसे बैंक चार्जेस इसको बोलता है, बैंक चार्जेस। जितना फैसिलिटी आप बैंक से लोगे उतना ही ज्यादा चार्जेस आपसे बैंक लेगा। आप एटीएम लोगे, एटीएम चार्जेस लेगा। चेकबुक लेगा, चेकबुक चार्जेस लेगा। इंटरनेट बैंकिंग लोगे, इंटरनेट बैंकिंग का चार्जेस लेगा आपसे। मेंटेनेंस चार्जेस लेगा आपसे, बहुत बढ़िया चार्जेस लेगा। जिसका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है उसका ध्यान देना, ठीक है, आप लोग का बहुत चार्जेस काटता है वो लोग, आप लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है। जिसका प्राइवेट बैंक में, जिसका पब्लिक बैंक में मुश्किल थोड़ा कम काटता है, ठीक है, बट जिसका प्राइवेट बैंक है दबा के, मैं तो बहुत लड़ाई हुआ है, ठीक है, सारा रिवर्सल करवाया हुआ रुपया। आज सबका सब अपना पासबुक खोल के निकालेगा, लगता है जिसका इसका है। किसी का है क्या प्राइवेट बैंक का यहाँ पे? प्राइवेट मतलब एक्सिस, एचडीएफसी? भैया हाँ है। ध्यान से देखना भैया, बहुत रुपया काटता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अगर आपको कोई सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करना है, अगर आपको कोई शेयर्स वगैरह परचेज करना है, आपको कोई बॉन्ड्स वगैरह परचेज करना है, तो आप बैंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे मेरा एसआईपी जो है, ठीक है, मेरा जो एसआईपी है, एक एसआईपी जो मेरा है वो हम बैंक के थ्रू ही करवाया, अपना अपना बैंक के थ्रू करवाया एसआईपी को, ठीक है। मतलब वो बैंक के थ्रू ही मेरा एसआईपी हो गया। बैंक अपना थोड़ा बहुत जो कमीशन कमाएगा उससे वो लोग कमा लेगा, बट मेरा वो बैंक के थ्रू मैंने क्या कर दिया, एक एसआईपी शुरू कर दिया। तो सिमिलरली आप लोग भी म्यूचुअल फंड्स हो गया, कोई भी सिक्योरिटी हो गया, गोल्ड बॉन्ड खरीदना हो गया, सब कुछ आप लोग थ्रू बैंक खरीद सकता है, और उसके बदले बैंक छोटा सा कमीशन आपसे चार्ज कर लेगा। वही सिमिलरली अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज भी खरीदना है, मतलब कि अगर डॉलर वगैरह खरीदना है, पाउंड वगैरह खरीदना है, वो भी आप बैंक से खरीद सकते हैं। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी वगैरह भी बैंक प्रोवाइड करता है। जब आप कभी जाते हो तो बैंक आपको बोलेगा ना कि आप ये स्कीम में म्यूचुअल फंड खोल लो, ये स्कीम में ये कर लो, तो उससे आपका इनकम टैक्स बच जाएगा, ठीक है, ये टैक्स फ्री है। तो वो सब सारा फैसिलिटी देने के लिए, वो सब चीजें कराने के लिए भी बैंक को, वो सब फंक्शंस भी बैंक कैरी आउट करता है, ठीक है। और एक हो गया लेटर ऑफ रेफरेंस, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो लेटर ऑफ रेफरेंस जो है ना, जैसे अभी क्या हुआ, दो जन बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो हूं, मैं सोचो आयुषी के साथ में बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं बिजनेस करने से पहले चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि आयुषी का पेमेंट टर्म्स कैसा है, आयुषी का पेमेंट का शेड्यूल कैसा है, आयुषी एज अ कस्टमर कैसा है। तो उस जगह में मेरे को गारंटी चाहिए, ठीक है, मेरे को जानना है कि आयुषी कैसा है। अब मुझे बताओ, आयुषी का बोलने से मैं मान जाऊंगा क्या कि आयुषी अच्छा है? नहीं, क्यों नहीं मानूंगा? भैया। बट अगर मेरे को बैंक लिख के दे कि नहीं आयुषी का सारा क्रेडिट अच्छा है, आज तक जितना भी लोन्स आयुषी ने लिया है सब कुछ पे ऑफ किया, अच्छा है वो, तो मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा? बताओ मेरे को। हाँ तो वो मानेंगे। चीज भी बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आपको एज ए लेटर ऑफ रेफरेंस आपको बना के देगा कि किसी भी कस्टमर का फाइनेंशियल कंडीशन जानना है, ठीक है, किसी का क्रेडिट वर्दीनेस आपको जानना है, तो उसके लिए भी आपको लेटर ऑफ रेफरेंसेस जो है उस पर हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल कभी कभी आपको पता है जैसे क्या होता है, आपको पता है क्रेडिट स्कोर होता है सबका, एक सबका क्रेडिट स्कोर होता है, सुना आपने कभी क्रेडिट स्कोर? सुना हाँ आपने? भैया। ठीक है, तो आपका एक क्रेडिट स्कोर रहता है। अब क्रेडिट स्कोर का इंपॉर्टेंस सुनो, जितना हाई किसी का क्रेडिट स्कोर होता है उतने आराम से उसको लोन मिल जाता है। जितना हाई किसी का क्रेडिट स्कोर होता है उसी को उसको ही इतना आराम से लोन मिल जाता है, आराम से। बट सोचो अगर बाई चांस अगर आपने कोई लोन लिया था, तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका क्या हुआ, वो एक स्टूडेंट लोन लिया था अपने पढ़ाई के वक्त में, बीच में थोड़ा इश्यूज वगैरह आया, जब उसका पढ़ाई वगैरह खत्म हो गया तो वो जॉब वगैरह कर रहा था, थोड़ा इरिटेट होकर वो जॉब वगैरह छोड़ दिया, फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो ठीक था, 1-2 महीना बड़ा स्लगिश गया, 1-2 महीना काफी स्लगिश गया, ठीक है। और इतना खराब हो गया कि वो 1-2 महीना का इंस्टॉलमेंट जो है होम लोन, एजुकेशन लोन का, वो पे नहीं कर पाया। इसकी वजह से जैसे अगर आप लोन रीपे नहीं करते, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर लोन ले रहे हो
तो रिपेमेंट करना टाइम से करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक भी प्रीमियम अगर आपने ब्रेक कर दिया, कोई भी एक लोन का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया टाइम से, तो आपका जो है क्रेडिट स्कोर काफी ड्रास्टिकली गिर जाता है, ठीक है। और उसका क्रेडिट स्कोर गिर गया था, ठीक है। तो क्रेडिट स्कोर गिर गया क्योंकि उसने 2-3 इंस्टॉलमेंट्स मिस कर दिया था, जेन्युइन रीजन था बट मिस कर दिया था उसका, उसकी वजह से उसका क्रेडिट स्कोर गिर गया। अब उसको अभी फिलहाल करंट पे जब मुझसे बात कर रहा था तो ही वांटेड अ होम लोन, ठीक है, ही इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस, so he wanted a home loan, but unfortunately the banks did not agree because he had a low credit score. That is why the banks were not agreeing. मतलब banks agree कर रहा था लोन देने का, but जितना अमाउंट वो मांग रहा था उतना banks agree नहीं कर रहा था because of the low credit score. तो हम लोग चाहे तो बैंक के थ्रू बैठ के हम लोग जो क्रेडिट स्कोर है इसको भी इंप्रूव कर सकता है। मतलब किसी ने अगर रेफरेंस दे दिया, किसी ने पेमेंट कर दिया, तो बैंक जो है अपने इंटरनल पेमेंट के हिसाब से, ठीक है, वो अपना क्रेडिट वर्दिनेस, क्रेडिट स्कोर को भी इंक्रीज कर सकता है कस्टमर्स के। तो ये भी बैंक्स जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको दिमाग में आएगा भैया मेरा एचडीएफसी से लोन लिया हुआ था, अभी फिलहाल मैं एक्सिस से लोन ले रहा हूँ, तब भी ये हो सकता है, पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल है। हाँ, कुछ कुछ पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, कुछ कुछ चीज होता है उसमें, बट आप ये जो क्रेडिट स्कोर है इसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं आप लोग मतलब डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करते रहो, एक पॉइंट के बाद में बैंक भी करेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है बैंक कि कोई जेन्युइन रीजन से अगर किसी का कोई इंस्टॉलमेंट छूट गया, ठीक है, तो वो कर सकता है, ठीक है। मतलब लोन लेना इज अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट कि लोन लेना अच्छा है या नहीं है। आप किस चीज के लिए लोन ले रहे हो डिपेंड करता है, पहला चीज तो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सोचो अगर आप लोग एक 1 लाख का फोन ले रहे हो, ले सकते हो, देखो एकदम पर्सनल चॉइस है आपका, शौक होता है ले सकते हो आप लोग। 1 लाख रुपए का लोन अगर आप 1 लाख रुपए का फोन ले रहे हो, ठीक है, बट आपके पास में अभी 1 लाख रुपए है नहीं, बट सिंस आपको फोन लेना है इसलिए आपने सोचा कि छोड़ो ना मैं लोन में ले लेता हूँ फोन, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं बोलूंगा कि नहीं आपको इसी पैटर्न से चलना चाहिए। बट अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, आप लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके पास उतना रुपया होना चाहिए हाथ में। इन सर्टेन केसेस, इन कंज्यूमर आइटम जिसमें आपको पता है आपका वैल्यू गिरेगा, जैसे फोन से उसका वैल्यू गिरेगा, उस केस में यू शुड ऑलवेज बाय समथिंग व्हिच कि एटलीस्ट कभी भी देखो बाय फॉर सम रीजन उस मंथ आपके पास सही अमाउंट जो रिक्वायर्ड था प्रीमियम इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए नहीं आया, तो उससे बहुत खराब रेपुटेशन क्रिएट होता है, क्रेडिट स्कोर गिर जाता है आपका। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो उसके लिए लोन ले रहे हो, तो जैसे अभी क्या जैसे मैं बोलूंगा कि 1 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, 1 लाख रुपए का फोन है, सोचो 1 लाख रुपए का लोन नहीं, 1 लाख रुपए का फोन है। मैं चाहूँ तो एक बार मैं अपना 1 लाख रुपए को ब्लॉक करके एक फोन ले लूं, या फिर मेरे को 0% इंटरेस्ट में अगर वही फोन मिल रहा है 2-3 हजार रुपए का पेमेंट करके, तो मैं वही करूंगा। और मेरे को स्ट्रेस भी नहीं कि अकाउंट में पैसे है, उस 1 लाख रुपए को मैं कहीं और यूटिलाइज कर लूंगा, उससे मैं कुछ और कमा लूंगा, ठीक है। तो वो एक स्मार्ट मूव है। बट अगर आप सिर्फ लोन ले रहे हो, आपके पास अकाउंट में 20,000 रुपए भी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि छोड़ो ना 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए के पेमेंट करना है और मैं लोन ले लेता हूँ, 1 लाख रुपए का फोन ले लेता हूँ, वो लोन से गलत है मेरे हिसाब से। नंबर 2, अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, तो इट्स अ वेरी इजी मेथड जो मैं अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा अभी आपको। इट्स अ वेरी इजी थिंग। अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न जो आपका जो बिजनेस आपको 15 से 20% का रिटर्न दे रहा है, 20% का रिटर्न दे रहा है आपको, और इंटरेस्ट आपका 15% का है लोन का, तो यू कैन टेक अप अ गैम्बल। इफ इट्स 25%, 26, 22%, तब आप ले सकते हो लोन को, क्योंकि वो आपका जो है, जो आप लोन अमाउंट ले रहे हो उतना आप रिकवर कर रहे हो डिफरेंस अमाउंट, तब आप लोन ले लो। तो लोन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है। एक टाइम के बाद स्केल अप करने के लिए आपको लोन चाहिए, तो ऐसा नहीं कि लोन लेना नहीं चाहिए, बट आपको स्मार्टली लेना चाहिए और कब रिक्वायर्ड है वो देख के लेना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट जो पॉइंट है आपका ये हो गया, जैसे ये सब बेसिक पॉइंट्स हो गया आपका, ठीक है। लास्ट ये हो गया जैसे एजेंसी फंक्शंस। और लास्ट फंक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज का वो है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। मतलब कि कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं जो कि बैंक्स कैरी आउट करके देता है आप लोग को। जैसे क्या क्या फैसिलिटी हो गया, लॉकर फैसिलिटी हो गया, ठीक है। फिर नंबर 2 हो गया ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या हो गया, कहीं घूमने जाना है आपको, क्रेडिट कार्ड बहुत महंगा होता है, वहां स्वाइप करोगे किडनी दर्द होगा, ठीक है। और कैश लेके जाओगे कहीं गिर गया तो टेंशन। तो एक कार्ड टाइप का ट्रैवलर्स चेक बोलता है उसको, कार्ड ही होता है वैसे वो आप लेके जा सकते हो नॉर्मल, बट उसका रेट्स बहुत कम होता है। बाहर का ट्रिप के हिसाब से आप गए, आप अपना स्वाइप वगैरह किए, सब कुछ किए, और उसको यूटिलाइज करके आके आप एनकैश भी कर सकते हो, जो भी आपका कैश है उसको आप निकाल सकते हो। इसका रेट जो होता है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस जो है वो बहुत कम होता है इसका, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है, ये बैंक आपको प्रोवाइड करके देता है। उसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कोई बाहर के कस्टमर से, मतलब इंडिया के बाहर के कस्टमर से अगर आप डील कर रहे हो, तो आपको जो बैंक है आपके बदले एलसी देता है, ताकि आप कस्टमर जो है वो जान सके कि आपका कैसा है, मतलब कैसा आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आप पेमेंट वगैरह टाइम से करते हो या नहीं करते हो,
तो आपको क्रेडिट वर्दिनेस जानने का पॉइंट है ये, ठीक है। तो एलसी है, तो बैंक आपके बिहाफ में एक लेटर ऑफ गारंटी दे रहा है कि कस्टमर अच्छा है। जैसे कि अपन कोई लड़की को देखने जाते हैं तो मामा देता है ना गारंटी कि ये नहीं नहीं लड़की छोड़ बस है, अच्छी है लड़की, कोई टेंशन नहीं है, तो वो एलसी होगा। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप मामा को पकड़ सकते हो, ठीक है। कुछ कर नहीं सकते बट पकड़ तो सकते हो, तो वो एलसी हो गया, ठीक है, जो मामा देता है। और इस केस में हम लोग को बैंक दे रहा है। और लास्ट पॉइंट मचकान पॉइंट है, इसको आप जस्ट रीड कर लो, कर भी लिया तो ठीक है, नहीं किया तो छोड़ दो, ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट सारा? विद दैट आर कमर्शियल बैंक इज ओवर। स्वाहा जाला खत्म, इजी, इतना ही सही है कमर्शियल बैंक। कुछ टफ लगा? बताओ कुछ टफ लगा क्या आप लोगों को? नहीं भैया। नहीं भैया। इजी है एकदम। एक बार सिर्फ रीड कर भाई- लेना, थोड़ा थ्योरी है बट थोड़ा रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। भैया हम्म। आप एक बार सीसी का सेकंड पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर दो ना। क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन एंड अमाउंट इज क्रेडिट टू द अकाउंट। मतलब देखो, जैसे हम बोला था ना ये वाला 10 लाख रुपया, तो सीसी आप मांगते हो कि मेरे को 10 लाख का सीसी चाहिए। जब आप बैंक के पास जाते हो ना तो आप बोलते हो कि मेरे को 10 लाख का सीसी चाहिए, तो बैंक जो है उस लिमिट को चेक करता है कि वेदर योर अकाउंट और वेदर योर स्टॉक और वेदर योर व्हाटएवर योर सिक्योरिटी आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, स्टॉक हो गया, आप स्टॉक के बदले अगर आप सीसी ले रहे हो, ठीक है, तो वो स्टॉक जो है उतना वैल्यू का है क्या कि आपको 10 लाख रुपए का लिमिट का सीसी मिलना चाहिए। वो एनालाइज करके अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है 8 लाख का सीसी इसको मिल सकता है, तो आपका अकाउंट में 8 लाख रुपए क्रेडिट कर देता है, मतलब सीसी अकाउंट में आपका 8 लाख रुपए क्रेडिट कर देता है, एनालाइज करके। ओके भैया। ठीक है, जैसे आप अगर 5 लाख का लोन ले तो जरूरी नहीं आपको 5 लाख का लोन मिले, राइट। बैंक आपको 4 लाख का भी दे सकता है, 3 लाख का भी दे सकता है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपका डिपेंड करता है, ओके भैया। ठीक है। समझ में आ गया सबको अच्छे से? क्लियर है क्या? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो फिर